नमस्कार, ताज न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोनिका ग्रोवर। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस भर्ती परीक्षा में रही अव्यवस्थाएं हावी। प्रवेश पत्र होने के बावजूद भी परीक्षार्थी नहीं दे पाए परीक्षा। जालमा की गोल्डन जुबली पर केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने दी बधाई। दिल्ली में सियासत के सवाल पर की आम आदमी पार्टी की खिंचाई। कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी ने किया बरेली जेल का निरीक्षण। सपा नेताओं के साथ कैदियों से हुए रूबरू, जानी व्यवस्थाएं। और नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एकता के लिए दौड़े देशवासी। स्थानीय भाजपाइयों के साथ दौड़ा आगरा। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में 77,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने 154 सेंटर्स पर लिखित परीक्षा दी। इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश में आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसके लिए आगरा में लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा 154 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 77,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। इस पूरे आयोजन के लिए पुलिस विभाग ने बड़े इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों को 52 सेंटर्स में बांटा गया था, जिसके लिए हर सेक्टर पर एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया। परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों के दौरे करते रहे। जैसे ही परीक्षा संपन्न हुई, अधिकारियों ने भी चैन की सांस ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि परीक्षा बिना किसी समस्या के संपन्न हुई। ये टोटल 154 सेंटर है हमारे यहाँ। लगभग 78,000 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं आगरा से अपीयर हो रहे हैं। 11 से 1 परीक्षा का टाइम था। परीक्षा सकुशल चालू हो गई। कहीं पे कोई व्यवधान नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो छोटी मोटी कई 1-2 प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट कर ली गई। कहीं पे भी एग्ज़ाम अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। और फोर्स डिप्लॉयमेंट पूरा है। निरंतर जो है अधिकारी राउंड पे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग मजिस्ट्रेट, सीओ सभी लोग राउंड द क्लॉक देख रहे हैं। और अभी तक कहीं पर भी कोई नकल की भी सूचना नहीं। हालांकि सभी लोग विजिलेंट हैं और हर चीज़ को चेक करके अंदर भेजा गया है। और अभी भी जो मैंने बताया कि अधिकारी राउंड पे हैं और कहीं भी सूचना आ रही है तो उनको निर्देशित है कि तत्काल जाके उसको चेक करें। सिपाही परीक्षा में बड़ी संख्या में आने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए थे, जो आज हर जगह नाकाफी साबित हुए। वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते शहर के तमाम चौराहों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगरा में आयोजित हुई सिपाहियों की लिखित परीक्षा में 77,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और इनके साथ इतने ही अभिभावक साथ आए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शहर में आने की जानकारी पुलिस को पहले से ही थी और पुलिस के आला अधिकारियों ने दावे भी किए थे कि इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठीक रहेगी और कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनेगी। पर हुआ इससे बिल्कुल उलट। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई, यहाँ से निकली भीड़ के दबाव के चलते शहर भर के सभी चौराहों पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे कई घंटे की मशक्कत के बाद खुलवाया जा सका। इसमें यहाँ आने वाले परीक्षार्थियों और अभिभावकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसे परीक्षा कमेटी की लापरवाही कहें या फिर परीक्षार्थियों की किस्मत। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। उनके पास प्रवेश पत्र भी थे, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 3, लेकिन तीनों के तीनों गलत। जीओ साहब से भी शिकायत की, जीओ साहब भी कुछ नहीं बोले। प्रदेश भर में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में लाखों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं शहर में हुई पुलिस भर्ती प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों परीक्षार्थी वंचित रह गए।
उनके पास जो प्रवेश पत्र आए हुए थे वो गलत थे। राजस्थान से आए परीक्षार्थी कुलदीप के मुताबिक उसके पास 1-2 नहीं पूरे 3 प्रवेश पत्र आए हैं, लेकिन तीनों के तीनों गलत हैं। हर प्रवेश पत्र में अलग अलग परीक्षा केंद्र का उल्लेख किया गया है। ऐसे में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी यही सोचते रहे कि उन्हें आखिर किस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी है। परेशानी सर ये हुई है कि हम पहले तो वृंदावन प्रेस पत्र पहुंचा हमारे घर पे कॉल लेटर, फिर पहुंचा हमारा यहाँ संजय इंस्टीट्यूट का, फिर वहाँ पे संजय इंस्टीट्यूट पहुँचे हम आज पेपर देने के लिए। तो वहाँ से हमें 15-20 मिनट पहले मालूम पड़ा कि आपका प्रेस बदल गया है और वो आगरा पहुँच गया है। आगरा फिर हम वहाँ से भागे तो आगरा आए 2 मिनट की देरी से, इसमें हमें पेपर नहीं देने दिया। प्रिंसिपल हाँ उसने लौटा दिए। फिर हमने सीओ साहब से भी शिकायत की, सीओ साहब भी कुछ नहीं बोले। यही हुई मतलब जगह जगह ढोले। और कितने प्रेस पत्र आपको मिले? 3 मिले। पहले में कहाँ पता सेंटर? पहले वृंदावन था, दूसरा संजय इंस्टीट्यूट में, फिर आगरा कॉलेज। फिर आगरा था। आगरा में नहीं होने की परीक्षा? नहीं होने की, 2 मिनट लेट हो गए। आगरा कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर मायूस खड़े ऐसे सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से पहले ही फेल हो गए। इसे इनकी किस्मत कहें या फिर परीक्षा आयोजन समिति की गलती, खैर जो भी हो, इन परीक्षार्थियों का धन और समय दोनों ही बर्बाद हो गए हैं। बल्कि इन परीक्षार्थियों के हाथ से एक ऐसा सुनहरा अवसर भी निकल गया है जिसका इन्हें बरसों से इंतजार था। सरकारी नौकरियों में पिछली कई परीक्षा के दौरान ये बात देखने को मिली है कि जितनी तादाद में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उतने परीक्षा देने नहीं आते। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें जो प्रवेश पत्र मिलते हैं वो गलत होते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में गणित के सवाल देकर परीक्षार्थियों का सिर चकरा गया। इन सवालों को हल करने में उनके पसीने छूट गए, जबकि तमाम परीक्षार्थी इतने लंबे प्रश्न पत्र के लिए समय सीमा कम होने की दुहाई देते नजर आए। प्रदेश स्तर पर होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न जगह से आए परीक्षार्थियों का दिन भर सड़कों पर जमावड़ा रहा। परीक्षा समाप्त होने के बाद जिन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी, मगर पेपर के बाद कईयों के चेहरे की चमक लापता थी और वो बाहर निकलकर भी एक दूसरे से सवालों के जवाब मिलाते रहे, लेकिन गणित के सवालों ने अधिकांश के चेहरे उतार दिए। आज यूपी पुलिस का टेस्ट था और मेरे ख्याल से जैसे मैंने टेस्ट दिया है ठीक ही होगा, क्योंकि पेपर में उसमें ज़्यादातर जीके था, जनरल नॉलेज ज़्यादा थी और वैसे कांस्टेबल के हिसाब से ठीक था। हाँ, कांस्टेबल के हिसाब से कांस्टेबल के पद से मैथ के जो सवाल थे वो कुछ थोड़े टफ थे। हाँ थोड़ा कठिनाई हुई, टाइम ज़्यादा हुआ, टाइम समय की जो थोड़ी शॉर्टेज रही हमारे पास। हाँ क्वेश्चन भी बड़े हुए हैं, पहले थे 120 थे, अब 163 क्वेश्चन है हमारे पास और टाइम समय 2 घंटे का था। पेपर बहुत अच्छा हुआ और उसके लिए थोड़ा इजी आया था, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम होना चाहिए, टाइम कम हुआ। कितने घंटे का टाइम था? 3 घंटे का था, लेकिन मैथ के लिए 2 घंटे का, 2 घंटे का, कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए मैथ के लिए, जब टाइम चाहिए थोड़ा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और अच्छा था, इजी था। दरअसल पूरे प्रदेश में 22 लाख के लगभग परीक्षार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसकी आज लिखित परीक्षा देने लाखों लोग शहर में हैं। मगर अचानक बढ़ गए ट्रैफिक लोड के चलते उन्हें तमाम असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा, जबकि ऑटो रिक्शा वालों के साथ दुकानदारों की खूब पौबारा हो गई। शहर में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए हजारों परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद ताज दीदार को पहुंचे, जहां देखते ही देखते परीक्षार्थियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं परीक्षार्थियों के एक साथ उमड़े सैलाब के कारण अन्य पर्यटकों को भी ताज में प्रवेश करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पुलिस आरक्षी पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा रविवार को शहर के 154 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें करीब 76,597 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने की योजना थी, लेकिन ये आंकड़ा कम ही रहा। पुलिस परीक्षा समाप्ति के बाद आंकड़े से ज्यादा परीक्षार्थी ताज दीदार को पहुंचे, जहां एक साथ उमड़े अभ्यर्थियों के सैलाब ने ताज के तीनों प्रवेश द्वारों पर भारी भीड़ जमा कर दी।
जिसकी वजह से ताज के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों सहित परीक्षार्थियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे ताज की सुरक्षा व्यवस्था भी कई बार लचर होती दिखी। जिसके बाद पर्यटन पुलिस और CISF ने व्यवस्था को संभालते हुए स्थिति स्थिर कर ली। करीब 1000 परीक्षार्थियों ने ताज का दीदार किया। जो ताज के बंदी समय तक पहुंचे, वे बिना ताज दीदार किए मायूस होकर घर लौट गए। लेकिन एक साथ ताजमहल पर उमड़े परीक्षार्थियों की भीड़ ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल जरूर खोल दी। देश के अन्य शहरों की तरह बरेली में भी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षार्थियों की भारी भीड़ नजर आई। इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। बरेली शहर में पुलिस की लिखित परीक्षा करवाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। भारी संख्या में परीक्षार्थियों के बरेली पहुंचने पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पूर्ण इंतजामात किए गए थे। भीड़ के एतबार से ये B.Ed से भी बड़ी परीक्षा है। खास बात यह है कि एक साथ कई सूबों में इस परीक्षा को आयोजित किया गया। इस परीक्षा में 41,610 पद हैं, जिनमें 21 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 70,205 अभ्यर्थियों ने बरेली में परीक्षा दी। इनमें 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी स्थानीय हैं। करीब 8,000 लड़कियों ने भी खाकी पहनने के लिए परीक्षा दी। पूरे जिले में 154 और शहर में 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनके लिए 65 सेक्टर मजिस्ट्रेटी और 10 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। बरेली पुलिस लिखित परीक्षा देने पहुंचे छात्र समय से ही हो रही परीक्षा से जहां काफी खुश नजर आए, तो वहीं बरेली कॉलेज में कुछ परीक्षार्थियों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। यूपी पुलिस के फॉर्म भरे थे हमने परीक्षा के लिए, तो परीक्षा देने के लिए सर मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि परीक्षा समय से हो जाए। यहाँ पे बैग करने के लिए बोर्ड पे निःशुल्क लगा रखा है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। भर्ती होती है कहीं भी चले जाओ पुलिस की, हमने पिछली बार भी देखा है, तो वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है बैग रखने का भी। यहाँ 10 रुपए ले रहे हैं बैग रखने के लिए, 10 रुपए ले रहे हैं मोबाइल की, 10 ले रहे हैं मोबाइल की, मोबाइल अलग 20 रुपए का डॉक्यूमेंट लेकर। राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान ने रविवार को अपने 50 साल पूरे किए, जिसके स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं उन्होंने जालमा इंस्टीट्यूट के 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई देने के साथ इंस्टीट्यूट के लिए योगदान को सराहनीय बताया। राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान ने 15 दिसंबर को अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए, जिसके स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री आजाद ने जालमा इंस्टीट्यूट के 50 सालों में किए गए योगदान और इंस्टीट्यूट की उपयोगिता सहित जालमा के किए गए वैज्ञानिक शोधों की बढ़ चढ़कर तारीफ की। मुल्क की आबादी के हिसाब से, लेकिन अब भी हमें बहुत कम काम उसमें करना। हम चाहते हैं कि इस देश से लिटरेसी बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाए, एक भी केस ना हो। और ये धारणा जो थी कि ये कभी ठीक नहीं होता, अब वो बिल्कुल ठीक होता। दवाई से हो, सर्जरी से हो, और हमारे साइंटिस्ट हजारों सर्जरीज आज भी करते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मंत्री गुलाम नबी आजाद ने जालमा इंस्टीट्यूट के 50 सालों के इतिहास और उपलब्धियों के ऊपर लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया। साथ ही आजाद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जालमा के डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं को विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित किया, जिससे भारत विज्ञान में और मुकाम हासिल कर पाए। जालमा इंस्टीट्यूट के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद कार्यक्रम के दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए, जहां उन्होंने हाल ही में आए विधानसभा चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं समर्थन को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा रखी गई 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आप पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही आजाद ने आप पार्टी की मांगों को गलत ठहराया। जालमा के 50 वर्ष पूर्ण होने और स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने आए कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद राजनीतिक मुद्दों पर भी बोले।
उन्होंने आम आदमी पार्टी की 18 सूत्रीय मांगों को गलत बताया और आप पर मांगों को लेकर निशाना साधा। उनका कहना था कि वो अपने राजनीतिक करियर में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि समर्थन लेने वाला समर्थक देने वाले से मांग कर रहा है, जबकि इस स्थिति में समर्थन देने वाला अपनी मांगों को सरकार बनाने में सीटें कम पड़ने वाली सरकार के सामने रखता है। लेकिन केजरीवाल इसका उल्टा करने पर तुले हैं, जो काफी गलत है। नहीं, वो तो शर्तें ऐसी हैं, ये तो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि जब कोई बड़ी पार्टी सरकार बनाती है और वो समर्थन किसी से मांगती है तो समर्थन देने वाला शर्त रखता है। ये तो मैं पहली दफ़ा देखा हूँ अपने पॉलिटिकल इतिहास में कि समर्थन लेने वाला शर्तें रख रहा है। तो उनको तो लगता है कि शायद पहला सबक तो यही सीखना चाहिए कि समर्थन लेने वाले से शर्तें मांगी जाती है, देने वाले से नहीं शर्तें मांगी जाती। चुनाव जब भी होंगे, कांग्रेस इलेक्शन लड़ी, हर पार्टी इलेक्शन चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, जो चुनाव वो आपको मालूम होगा, मुझको क्या। आप पर तीखे वार करते हुए उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया और मोदी फैक्टर को बेकार बताया। साथ ही दिल्ली में दोबारा चुनाव होने पर कांग्रेस का खुलकर चुनाव लड़ने का समर्थन किया। बरेली केंद्रीय कारागार में आज जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। उनके साथ राज्य मंत्री इकबाल अली और आशु मलिक भी जेल पहुंचे। जेल पहुंचे राजेंद्र चौधरी ने करीब 2.5 घंटे का वक्त जेल में बिताया, लेकिन उन्हें जेल में कोई भी कमी नजर नहीं आई। जेल मंत्री ने जेल का खाना भी खाया और निरीक्षण करने पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं मिली। इस दौरान उनका वही पुराना रटा रटाया बयान कि जेल में अगर कोई कमी पाई जाती है तो जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरेली की सेंट्रल जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदेश के जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी सहित कई नेता जेल के औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जेल प्रशासन के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए और वो आनंद फानंद में मंत्री जी की खुशामद करने में लग गए। राजेंद्र चौधरी ने वहां जेल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सांसद रहे हैं, पुराने हमारे मित्र हैं और इकबाल साहब योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री हैं। हम चारों लोग लगभग 2 घंटे तक बरेली की सेंट्रल जेल में गए और रहे। वहाँ पर वहाँ का जो खाना है उसको भी हमने चखा और उसकी क्या क्वालिटी है। वहाँ जेल का जो अस्पताल है उसमें भी गए और जो लोग बीमार हैं उन्हें और क्या दिक्कत है उस पर भी हमने जेल के डॉक्टर से, जेल अधीक्षक से और जो वहाँ अधिकारी थे उनसे बात की है। राजेंद्र चौधरी के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त इकबाल के अलावा सपा सांसद भी मौजूद रहे, जिन्होंने काफी समय जेल में बिताया। इस दौरान खान पान से लेकर अस्पताल तक का निरीक्षण किया गया और सैकड़ों कैदियों से मिलकर उन्होंने उनकी परेशानियां जानी। आला नेताओं को कुछ कमियां भी मिली और उन्होंने जेल अधिकारियों को जिन्हें दूर करने की हिदायत दी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर
अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आर्केड के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 Gayatri Developer presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा ने शहीद स्मारक से आगरा कॉलेज तक रन फॉर यूनिटी दौड़ आयोजित की, जिसमें कई स्कूलों के छात्रों ने हजारों शहरवासियों के साथ हिस्सा लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। शहर में संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक से रन फॉर यूनिटी की दौड़ शुरू हुई। इस दौड़ में भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया समेत सभी पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी की दौड़ में कई स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया। शहीद स्मारक से शुरू हुई दौड़ आगरा कॉलेज ग्राउंड में समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी में महिलाओं की संख्या भी ठीक ठाक रही। आज आगरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर
रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम, एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है, उन्हीं का संदेश फिर से भारत के अंदर जाए और गांव-गांव तक जाए। देश के 7 लाख गांव से मिट्टी और किसान ने जो उपयोग में लाए हैं, चाहे खुरपी हो, फावड़ा हो, ऐसा लोहो, ऐसा सब 7 लाख गांव का प्रतिनिधित्व मिट्टी और लोहो एक साथ होकर उनकी एक विशाल प्रतिमा, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी, जो एकता और अखंडता का संदेश देगी, ऐसी प्रतिमा गुजरात में बनने जा रही है। इस सबका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपके साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, 2014 का जो चुनाव आ रहा है, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की जनता का मन मूड बन चुका है। और आप देख रहे होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब एक हैं। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए पूरा देश संकल्पित है। आप देख रहे हैं आगरा उमड़ रहा है। संख्या का सही अनुमान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन 5000 से ऊपर की संख्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, आज उनको स्मरण किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आज ये जो हवा है, ये मोदी जी की हवा है। जहाँ देखे जन जन के जवान पर मोदी है। निश्चित रूप से भारत का विकास, भारत का उत्थान विश्व के पटल पर फिर से भारतवर्ष को स्थापित करने का माननीय मोदी जी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगरा कॉलेज ग्राउंड में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात में बन रही पटेल की प्रतिमा के लिए लोहा एकत्रित करने की बात कही गई। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार पटेल की सबसे ऊंची लौह प्रतिमा बनने जा रही है, जिसके लिए देश भर से लोहा इकट्ठा किया गया है। कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस प्रतिमा के लिए गाँव-गाँव से लोहा इकट्ठा किया जा रहा है। कार्यक्रम में सरदार पटेल को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पटेल ने आजादी के समय देश की बिखरी हुई सियासतों को एक करने का काम किया था और आज एक बार फिर देश के एकजुट होने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के लगभग 565 स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपाइयों के अलावा बरेली शहर के हर गणमान्य नागरिक ने हिस्सा लिया। इस रैली में भाजपा के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने के अभियान में जुटी गुजरात सरकार ने रविवार को देश भर में 565 स्थानों पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया। इसमें भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व शामिल रहा। सरदार पटेल ने देश की 565 रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया था।
इसी कारण इतने ही स्थलों में मैराथन का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बीजेपी के द्वारा पूरे भारत में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में बरेली में भी रन फॉर यूनिटी में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौड़ की शुरुआत गांधी उद्यान से शुरू की गई। रन फॉर यूनिटी की दौड़ में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी हिस्सा लिया और इस दौड़ का समापन पटेल चौक पर किया गया। बरेली में रन फॉर यूनिटी में पूर्व मंत्री संतोष गंगवार शहर व कैंट विधायकों के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। जैसा शब्द है ना, रन फॉर यूनिटी, यूनिटी माने एकता, और एकता किसके लिए समर्पित है? सरदार पटेल के लिए। वे सरदार पटेल जिनको लौह पुरुष कहा गया, वे सरदार पटेल जिसको वर्तमान सरकार जो है वो संभवतः भुलाने की कगार पर आ गई। माननीय मोदी जी ने बीड़ा उठाया। पूरे भारतवर्ष में आज प्रातःकाल 9 बजे से और 11 बजे तक जो है ये जितना भी युवा है जिसको आप देख रहे हो, ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की अस्मिता के लिए और इस राष्ट्र की भक्ति के साथ साथ भारतवर्ष के जो हमारे पितामह कहलाते हैं, लौह पुरुष कहलाते हैं, ऐसे सरदार पटेल की स्मृति में आज के दिन जो है ये रन फॉर यूनिटी, देश की एकता के लिए एक प्रतीक दौड़ जो है वो की गई है, जिससे देश फिर से एक साथ होकर, एकजुट होकर इस राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से आज का युग है वो लगे और राष्ट्र जो है वो फिर पूरे विश्व में जो है वो विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करे। शहर में गौकशी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना पर लोहा मंडी पुलिस ने 2 गायों को गोकशों के चंगुल से मुक्त कराया है, तो वहीं एक गोवंश मृत हालत में भी बरामद किया है। थाना लोहा मंडी परिसर में बंधी ये गाय गौकशों से मुक्त कराई गई हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मदिया कटरा स्थित चक्की वाली गली से इन गायों को मुक्त किया है। पुलिस को देख गौकश वहां से फरार हो गए और पुलिस ने मौके से 2 जिंदा गाय और एक गौवंश सहित गौमांस भी बरामद किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बेहद रोष है कि शहर में हर रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस गौकशों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। सुबह सूचना मिली थी 5 बजे कि बबुआ है बिल्लोचपुरा के अंदर, वहाँ गौकशी हो रही है। उसी सूचना के आधार पर हमने लोहा मंडी पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने वहाँ छापा मारा। 1 गाय कटी हुई, 2 गाय जिंदा पुलिस ने मौके से बरामद कर ली है। जिस प्रकार से लगातार गौकशी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का पूरा हाथ है और वो मुस्लिम समाज को बदनाम कराने की नीयत से चंद लोगों को संरक्षण देते हैं, उनसे मोटा धन लेते हैं और उसके आड़ में वो लगातार गौकशी करा रहे हैं। और इसमें प्रशासन जो है, प्रशासन को भी इसमें एक मोटा हिस्सा पहुंच रहा है। हम लोगों की ये मांग है, समस्त मुस्लिम समाज इस बात से बहुत व्यथित है, दुखी है कि चंद लोग इस काम को करते हैं, पूरे समाज बदनाम होता है। ऐसे गुंडे और बदमाश अपराधी लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बजरंग दल नेताओं ने पुलिस पर गौकशों से मिले होने का आरोप भी लगाया है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी पर गौवंशों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चंद मुस्लिम समाज के लोग इस तरह का काम करते हैं और बदनाम पूरा समाज होता है। अशफाक सैफी ने गौवंश की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस को इस तरह की घटना रोकने के लिए विशेष इंतजाम करने चाहिए। बरामद गौवंश को बजरंग दल नेता गौशाला में भेजने के लिए पुलिस से मांग कर रहे हैं। सूबे में सपा की सरकार बनने के बाद से ही उपेक्षित किए जा रहे पुराने सपाइयों ने अलग मंच बनाकर अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
इसी क्रम में इन सिपाहियों द्वारा होटल राधा रानी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। ये तो पैसे के जोर पे सब पूंजीपति लोग हैं, इधर उधर से आए और अपने पद लेके बैठ गए। समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ये शहर कमेटी जो है वो समाजवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है। सूबे में सपा की सरकार बनने के बाद अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने एक अलग मंच बनाकर अपना विरोध जाहिर किया। होटल राधा रानी में आयोजित कार्यक्रम में इन कार्यकर्ताओं ने जिला और शहर संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में अब वो लोग काबिज हैं जो कुछ समय पहले दूसरी पार्टियों में थे और सत्ता आने के बाद पार्टी से जुड़े हैं और संगठन के लोगों ने उन्हें पद देकर पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। वो इस लड़ाई को लखनऊ तक लड़ेंगे और सपा आला कमान तक अपनी आवाज पहुंचाकर ही दम लेंगे। और उन लोगों को आगे आना चाहिए जो पार्टी को, जो वफादार सिपाही थे, पार्टी में रहकर जिन लोगों ने, हम लोगों जब विपक्ष में रहे तो हम लोगों ने लाठियां खाई। क्या मानते हैं, क्या आपका क्या और क्या कार्यक्रम? हमारा उद्देश्य ये है इसको लेकर कि अभी हम लोग एक रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। शाम को उसका यहाँ पर सभा समाप्त होगी, वहाँ पर हम लोगों की एक बड़ी बैठक होगी, मीटिंग होगी और आने वाले दिनों में जब हम इसको सुसदन में इसको अमलीजामा पहनाने आ रहे हैं उसमें लगभग हमारे इस मंच पर कम से कम इस उत्तर प्रदेश के 10 मंत्री भाग लेंगे। पुराने सपाहियों द्वारा उठाए गए इस कदम का असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इन लोगों में इस प्रयास से और भी लोग लगातार इनसे जुड़ रहे हैं। आगामी समय में ये लोग सुसदन में एक बड़ा आयोजन करने की योजना बना रहे हैं। बीती रात ईदगाह बस स्टैंड के नजदीक तेज गति के कारण एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर में टकरा गया। पुलिस की लापरवाही के चलते दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसके कारण इस रास्ते पर चलने वाले अन्य वाहनों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात हुए हादसे के बाद प्रशासन की उदासीनता तो देखिए कि अभी तक ट्रक को वहां से हटाया नहीं गया, जबकि आए दिन यहां जाम के हालात बने रहते हैं। पर फिर भी प्रशासन की अनदेखी देखिए। अब चाहे यहाँ जाम लगे, चाहे कितनी भी परेशानी हो, पर कार्यवाही तो होनी ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन हो रही इन घटनाओं के बाद कब जागेगा। ये हुआ था, रात को हुआ था, करीब टाइम तो पता नहीं है मुझे, मगर रात को हुआ है। जानवर की कोई हानि हुई, कुछ नहीं हुआ। पूछ को मतलब सूचना दी थी, मगर अभी मतलब हटवाने को वहाँ पे वो नहीं है कुछ। हाँ, जाम हो रहा है, इससे बहुत लग रहा है। और क्या, बीती रात ट्रक डिवाइडर से जा टकराया था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, पर हुए हादसे की वजह से यहाँ जाम के हालात देखे गए। सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। लोगों की शिकायतों के बाद भी ये ट्रक यहाँ से नहीं हटाया गया और न ही जाम खुल सका। पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, नेता है यहाँ के वो ठीक ठाक नहीं है और जाम आए दिन लगता रहता है। पब्लिक को इतनी दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से जाम लग रहा है। हाँ, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ये हट जाएगा तो सारा काम सही हो जाएगा और पब्लिक को निकलने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। शहर के व्यस्तम चौराहों में एक ईदगाह चौराहे पर बीच रोड पर खड़े इस ट्रक को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आगरा में आज आयोजित हुए मेन स्टेबल परीक्षा में उमड़ी भीड़ को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस ने सभी चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के दावे किए थे। फिर भी इस ट्रक को हटाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस मनमाने का कौन जिम्मेदार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमडी जैन इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एबीवीपी ने सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान जिले के कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिले भर के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। एमडी जैन सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर की। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को नजदीक आते देख सभी राजनीतिक दलों की छात्र इकाइयां सक्रिय होने लगी हैं। अभी चंद दिनों पहले ही NSUI ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। ABVP पदाधिकारी नवीन गौतम के मुताबिक विद्यार्थी परिषद हर वर्ष मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करती है। ये प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम जो इंटरमीडिएट में जो
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र हैं, ऐसे छात्रों का जो विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों में आगरा में पढ़ रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों का ये प्रतिभा सम्मान है, जिसमें कुछ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं विश्वविद्यालय के, कुछ महाविद्यालयों के। ऐसे सभी छात्रों को लगभग 850 छात्रों का हमने कार्यक्रम रखा है। सम्मान समारोह में 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ABVP ने सम्मानित करने की बात कही, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सहित कॉलेजों के स्टूडेंट्स भी सम्मिलित थे। संगठन पदाधिकारियों के मुताबिक जिले भर के विद्यालयों से मेधावी स्टूडेंट्स की सूची मांगी गई थी, जिसमें से विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि ABVP का ये सम्मान समारोह विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनको रोकने और महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए दीवानी स्थित भारत माता की प्रतिमा पर नारियों के हक के लिए 5 दिवसीय अनशन किया जा रहा है। नारी रक्षा अभियान के सदस्यों ने महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पर अपनी कुछ मांगों के लिए दबाव डालने के लिए 5 दिवसीय अनशन पर संस्था के सभी सदस्य दीवाने स्थित भारत माता की प्रतिमा पर बैठे हैं। साथ ही संस्था की संरक्षक डॉक्टर मंजू गुप्ता ने कहा कि उनकी मांगे पूरी न की जाने पर अनशन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए नारी रक्षा अभियान ने कुछ मांगे रखी हैं। उन मांगों को पूरा करवाने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने हेतु ये 5 दिवसीय अनशन का कार्यक्रम रखा जा रहा है। हम लोग अभी 5 दिन का अनशन रख रहे हैं और उसके बाद अगर स्थिति नहीं सुधरती है और हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमारा बोर्ड बैठकर तय करेगा कि इसे कितना बड़ा रूप देना है और कहां तक जाना है। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना के लिए संघर्ष समिति के सचिव अरुण सोलंकी का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी वो तैयार है। संघर्ष समिति के सचिव अरुण सोलंकी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने से 20 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर होने वाले प्रदर्शन को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी कई अधिवक्ताओं ने अनशन स्थल पर जाकर अनशनकारियों की हौसला अफजाई की। वकीलों के साथ साथ कई सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अनशन स्थल पर जाकर आंदोलन को समर्थन दिया। खंडपीठ स्थापना के लिए ये मेरा अनिश्चितकालीन अनशन है और हमारे साथ कई साथी यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए। ये कल हमने सुबह 10 बजे प्रारंभ किया था, रात भर हम यहाँ पर रहे हैं हाल में और ये दूसरा दिन है और ये लगातार जारी रहेगा। 20 तारीख को हम दिल्ली प्रदर्शन करेंगे। वर्ष 1980 से मैं इस पेशे में जब से आया हूँ, मैंने पदयात्रा तक दिल्ली की है और इस आंदोलन से विगत 33 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। हाई कोर्ट बेंच की मांग कोई पुरानी मांग नहीं है, नई मांग नहीं है। ये मांग हमारी बहुत पुरानी चली आ रही है। हम जनता की लड़ाई, हम अधिवक्ता लड़ रहे हैं। अधिवक्ता को तो जब यहाँ से हाई कोर्ट जाता है कोई तो उसमें भी फायदा होता है, तो हम नहीं चाहते गरीब किसान वहाँ पर धर्मशाला नहीं मिलती, होटल नहीं मिलती, बड़ी दिक्कत होती है, खाने की व्यवस्था नहीं होती। आज इतनी महंगाई है कि वो अपने मुकदमे की पैरवी इलाहाबाद में जाके नहीं कर पाता। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को जनजागरण के उद्देश्य के लिए एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। वाहन रैली दीवानी से चलकर MG रोड होते हुए कमिश्नरी तक पहुंचेगी। वहीं संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आगरा में बहुउपयोगी साबित होगी हाईकोर्ट की बेंच, जिसके निर्माण की लड़ाई ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बुद्धिजीवियों की माने तो इससे केवल वकीलों को ही नहीं बल्कि व्यापार जगत को भी बड़ा लाभ मिलेगा और आगरा में प्रतिदिन आने वाले राजस्व में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी। आगरा में हाईकोर्ट बेंच के निर्माण की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, मगर जिले के वकील अभी भी निराश हैं। उनके प्रयासों को उस समय पंख लगते नजर आए जब केंद्र सरकार के न्योते पर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, मगर उनके द्वारा भी गेंद राज्य सरकार के पाले में फेंक दिए जाने से आगरावासी फिर से हताश हो गए।
काले कोच के इस आंदोलन ने कई बार तूल पकड़ा, मगर फिर भी वो कभी जन आंदोलन नहीं बन पाया। जबकि आगरा में खंडपीठ के निर्माण ने केवल वकीलों का ही फायदा नहीं है, हर खास व आम आदमी को इससे लाभ मिलने वाला है। ये अंग्रेजी शासन में भी आगरा में हाईकोर्ट था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए आगरा के क्षेत्र के फर्रुखाबाद के इटावा के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत अंग्रेज़ों का खून खराबा किया। तब अंग्रेज़ों ने जाके इलाहाबाद दे दिया। तो हाईकोर्ट बेंच तो आगरा का अधिकार है। और हाईकोर्ट बेंच की जब हमारा भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, तो भारतीय संविधान की भी ये मंशा थी कि इस देश के गरीब, पिछड़े तबके वर्ग के और उस विशाल जनता के वर्ग के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। आगरा मंडल काफ़ी बड़ा है, सबसे ज़्यादा राजस्व भी आता है, लेकिन आज आम नागरिक जो है सस्ता और सुलभ न्याय नहीं पा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद काफ़ी दूर है, इलाहाबाद महंगा भी है, वहाँ की होटल महंगी है, वहाँ का भाड़ा महंगा है, वकीलों की फीस महंगी है। अगर आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो आगरा का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना होती है, जिसकी हमारी पुरानी मांग चली आ रही है। आगरा में पहले से हाईकोर्ट था। हाईकोर्ट अब हम सिर्फ एक बेंच की मांग कर रहे हैं। उससे अगर आगरा में हाईकोर्ट बेंच बनती है तो आगरा और उसके जनपद के आसपास के सभी जनपदों को फ़ायदा मिलेगा, सस्ता और सुलभ न्याय, जो कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि हर आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। वो न्याय जब ही मिलेगा जब आगरा में हाईकोर्ट बेंच बनती है, क्योंकि यहाँ सबसे रहने की सुविधाएं, होटल, धर्मशालाएं और रिक्शे वाले, इनको फेरी वालों को, इनको सबको लाभ मिलेगा। और जब बाहर से आदमी आएगा तो यहाँ ठहरेगा भी, ताजमहल देखने भी जाएगा, मार्केट में भी जाएगा। तो ये नहीं, आम व्यापारी से लेकर नीचे के तबके से लेकर ऊपर तबके को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक राजस्व की बात है तो देखो, आगरा में अगर खंडपीठ की स्थापना होती है तो सभी क्षेत्रों में राजस्व की बढ़ोतरी हो। किन किन क्षेत्रों में? चाहे होटल रेस्टोरेंट की बात हो, चाहे रिक्शा वालों की बात हो, चाहे ढाबों की बात हो, चाहे और किसानों की बात हो, हर क्षेत्र में आर्थिक लाभ होने वाला है अगर ये खंडपीठ स्थापित होती है। गौरतलब है कि अभी उच्च न्यायालय में चलने वाले वाद के लिए वादकारी को इलाहाबाद की दौड़ लगानी पड़ती है, मगर आगरा में बेंच का निर्माण होने से समय के साथ पैसे की भी बचत हो जाएगी। जबकि आसपास के जनपदों के केस आने से काले कोच वालों को भी काम मिलेगा। इसके साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में भी ये उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बाहर से आने वाले वादकारी शहर में आने पर ऑटो रिक्शा, ढाबे, होटल और रेलवे व रोडवेज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रतिदिन की आय में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी और जिले वासियों को उसका भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन जनता की भागीदारी के बगैर वकीलों का ये प्रयास लगातार नाकाफी साबित हो रहा है। विगत 7 दिनों से चल रहा एसएन मेडिकल कॉलेज का वार्षिकोत्सव पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ समाप्त हो गया। 7 दिन मेडिकल स्टूडेंट्स ने जमकर मस्ती की और कॉलेज प्राचार्य ने उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की हिदायत भी दी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर टी शर्ट पेंटिंग अभी चल रही है। तो सभी कंटेस्टेंट टी शर्ट पेंटिंग चल रही है, जिसकी थीम है डिज्नी वर्ल्ड और हेलोवीन। करीब कितने प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया? कम से कम 25 लोग हैं, 25 से 26 लोग हैं, 26 लोग। इसमें किस तरह के रंग यूज किए जा रहे हैं? सारे फैब्रिक कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं और ब्रशेस 3 टाइप के ब्रशेस दिए जा रहे हैं। क्राफ्ट का कुछ पार्ट कल हो गया, तैयारी कुछ हो रहा है, अभी टी शर्ट पेंटिंग चल रहा है। 25 से 30 कंटेस्टेंट्स हैं इसमें। उसके बाद मेहंदी होगा, रंगोली होगा, नेल आर्ट होगा, फेस पेंटिंग होगा, टैटू मेकिंग होगा। आज गेम्स का समापन है, तो आप क्या मानते हैं इस तरह के कार्यक्रम होते हैं एजुकेशन के लिए कितना बहुत फायदेमंद रहता है, माइंड थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता है। समाज में फैली नशा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए यूथ वीरांगना संस्था की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लेकर समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। ये रैली किदवई पार्क से होती हुई कमला नगर, गंगा गौरी बाग होती हुई बल्केश्वर पार्क जाकर संपन्न हुई, जहां रैली में मौजूद सभी लोगों ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के तरीकों पर चर्चा की। शराब गंदा पानी है, सब नरकों की रानी है। बेटी को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बल्केश्वर बड़ा पार्क से निकाली गई रैली में चल रही महिलाओं और युवतियों ने इन्हीं नारों को दोहराते हुए समाज के लोगों से नशा छोड़ने व भ्रूण हत्या रोकने की अपील की।
ये रैली यूथ वीरांगना संस्था की ओर से निकाली जा रही थी। इस रैली का नेतृत्व कर रही विजय लक्ष्मी ने बताया कि आज समाज में नशा और भ्रूण हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर समाज कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम इस रैली के माध्यम से लोगों को नशा व भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज से इन कुरीतियों को दूर किया जा सके। इस मौके पर पुरुषों की भी खासी संख्या इस रैली में मौजूद रही। ये रैली जो है समाज में जो बुराइयां फैली हैं, जैसे नशाखोरी, कन्या भ्रूण हत्या, समलैंगिकता इत्यादि सभी बुराइयों के खिलाफ ये रैली है और हमें इस रैली के माध्यम से जन जन को जागरूक करना है, जिससे कि वो इन बुराइयों को छोड़ सकें और एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। समाज में थोड़ा सा जागरूकता है और इस पर आया अत्याचार करवाएंगे यहाँ पे फर्क पड़े तो गवर्नमेंट तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर दरवाजे पर घर घर में ठेका और ये खुलवा रखे, तो समाज के जितनी बार बहनें हैं, हमारी यूथ वीरांगना है, इनके माध्यम से समाज में थोड़ा सी जागरूकता जरूर आनी चाहिए। इस रैली में तमाम युवतियों ने भी भ्रूण हत्या जैसी कुरीति को दूर करने के लिए इस संस्था की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद किया। युवती का कहना था कि आज लड़कियां लड़कों से कहीं भी कमतर नहीं है, लेकिन छोटी मानसिकता के लोग आज भी लड़कियों को बोझ समझते हैं। जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती, भ्रूण हत्या को रोक पाना असंभव है। इसलिए हमें लोगों की सोच को बदलना होगा, तभी हम भ्रूण हत्या को रोक पाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, डॉक्टर भी इतने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं हो रहा। लेकिन जब तक हम उसके लिए जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारी जो भी थिंकिंग है नहीं बदलेगी, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, तभी ये चीज़ें हम अच्छी तरह अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जो भी ये बुराइयां हैं इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। युवती ने ये भी बताया कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग और डॉक्टर्स सभी लोग भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके इस कुरीति पर रोक नहीं लग पा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है लड़कों की चाहत। जब तक ये सोच नहीं बदलती, तब तक इस भ्रूण हत्या को रोक पाना आसान नहीं होगा और इसके लिए हमें शुरुआत अपने ही घर से करनी होगी, ताकि हम लोग एक मिसाल पैदा कर सकें। गौरतलब है कि बेटी को माँ का रूप कहा जाता है, लेकिन जब बात अपनी बेटी की हो तो ये लोग उस मासूम की हत्या से भी पीछे नहीं हटते। जाने कब तक ये मासूम बेटियां अपनी जान देती रहेंगी, कब समझेगा ये समाज, ये कोई नहीं जानता। उस्मानी समाज सुधार कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज का शादी सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां 21 जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया और इस मौके पर कमेटी द्वारा सभी विवाहित जोड़ों को गृहस्थी का जरूरी सामान भी भेंट किया गया। उस्मानी समाज सुधार कमेटी के तत्वावधान में इज्तिमाई शादी सम्मेलन का आयोजन वायु बिहार में किया गया, जहां गरीब परिवार के 21 जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया। इस आयोजन में आगरा के अलावा मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर के जोड़ों ने भी शिरकत की। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का मकसद यही है कि जो लोग इस हैसियत में नहीं हैं कि वे अपने बच्चों की शादी में खर्च कर सके, वे लोग इस तरह के आयोजन का लाभ उठा सकते हैं। आयोजन कमेटी द्वारा इन सभी जोड़ों को घर में जरूरत का सामान भी तोहफे में दिया गया। ये दहेज में साइकिल है, रंगीन टीवी है, कूलर है, अलमारी है, मैं रजाई गद्दे तकिया बेड है और बर्तन है 42 और सब। कहाँ से लोग आए हैं इसमें शिरकत? जी इसमें है ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, टेढ़ी बगिया, अपने आगरा के हैं 10 जोड़े, फतेहपुर सीकरी, एक कुरैशी का भी है जोड़ा है। कुरैशी भाई नहीं करते थे, लेकिन इंशाल्लाह इसमें आए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे जो भाई हैं, जिनकी बेटियां जवान हैं और शान शौकत में और होड़ों को चक्कर में जाने जो बेटियां बैठी हुई हैं शादी के लिए, पैसे की कमजोरी की वजह से शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। हम चाहते हैं कि दहेज जो है कम कर दिया जाए, सम्मेलन से शादी की जाए, फिजूल खर्चे से बचाया जाए और जो पैसा है उस पैसे को पढ़ाई में लिखाई में, जिन लोगों के पास मकान पक्के नहीं है, बने हुए नहीं, जगह की कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, कमरे नहीं है, ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसलिए हमने ये शादी रखी है। इस आयोजन में आए सभी लोगों ने कमेटी के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में कमेटी के लोगों का सहयोग करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
रविवार को काल भैरव का दिन होने के कारण इस रविवार को भी शमशान घाट स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। कहीं ढोल ताशे तो कहीं बाबा भैरवनाथ के जयकारों से गूंजता आसमां। ये नजारा है मोक्ष धाम स्थित बाबा काल भैरवनाथ के मंदिर का, जहां हजारों भक्तों ने आकर बाबा के दरबार में अपना माथा टेका और बाबा से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बाबा के भक्तों ने भंडारे का भी आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने बाबा की प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। भक्तों ने बताया कि बाबा हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि आज यहाँ इस भंडारे का आयोजन किया गया है। भक्तों ने कहा, बाबा तेरा झुको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ तेरा ही दिया है। ये बाबा की आज का दिन तय किया था। जैसे हर 6 महीने बाद, हर 2 हफ्ते बाद, हर संडे भंडारा करता हूँ। हर संडे भंडारा करता हूँ। जितने छोटे बड़े सबको प्यार से खिलाना और सबको बिठा के खिलाना। मोक्षधाम स्थित बाबा काल भैरव पर हर रविवार भक्तजन भंडारे का आयोजन करते हैं, इसलिए हर रविवार को मेले जैसा माहौल होता है। बाबा के भक्त बाबा की भक्ति में मस्त होकर नाचते झूमते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। यहाँ आने के बाद कोई छोटा या बड़ा नहीं रहता, सब एक समान होते हैं और बाबा भी सभी को समान रूप से अपना आशीर्वाद देते हैं। चेतना सेवा समिति के बैनर तले 8वां दहेज मुक्त 51 जोड़ों का विवाह समारोह माथुर वैश्य सेवा सदन में कराया गया, जिसमें सर्व जातीय वर वधु एक साथ परिणय बंधन में बंधे। साथ ही समिति द्वारा आयोजित इस विवाह समारोह में समिति की ओर से सभी जोड़ों को निःशुल्क घरेलू वस्तुएं भी उपहार स्वरूप भेंट की गयी। माथुर वैश्य भवन में चेतना समिति द्वारा 8वां सर्व जातीय विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न समाज के 51 जोड़ों को परिणय बंधन में बांधा गया। वहीं चेतना समिति के मुख्य संस्थापक सत्य प्रकाश। और इसी के साथ ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।